नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। जिस तरह से लीडर्स चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या किसी भी दल के हों, सबके सामने एक चुनौती है और चुनौती ये कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि हर नेता चाहता है कि जीत उसकी हो। तो ये तो रही सियासत की बात। अब एक दूसरा मुद्दा जो पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है और वो है बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर। दरअसल जब से रीट पेपर लीक मसला हुआ और उससे पहले भी कुछ भर्ती जो परीक्षाएं हुई थी वो उनके पेपर लीक हुए, एग्जाम कैंसिल हुए, तमाम तरह की जो बातें हुई थी, उसके बाद भी गहलोत सरकार एक तरीके से कटघरे में खड़ी हो गई। सवाल दर सवाल और आए दिन रोज नए आरोप। अब कहानी ये कि बेरोजगार युवाओं के साथ राजस्थान के सियासत करने वाले कौन नेता साथ हैं या कौन ऐसे नेता हैं जो बेरोजगार युवाओं को तवज्जो नहीं दे रहे या नहीं देना चाहते। दरअसल इसी मसले पर बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता उपेंद्र यादव ने एक प्रोग्राम शुरू किया है और प्रोग्राम वो ये जानना चाहते हैं कि कौन नेता बेरोजगार युवाओं के साथ हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ हैं, और कौन ऐसा लीडर है जो बेरोजगार युवाओं को अवॉइड कर रहा है। चाहे बात बीजेपी नेताओं की हो चाहे कांग्रेस नेताओं की, तमाम इसी पर देखा जाए तो एक तरीके से ये सर्वे है, लेकिन इस सर्वे से कई चीजें निकल कर आएंगी। क्या परिणाम होंगे, क्या नतीजे होंगे इस सर्वे के, इस पूरी गतिविधि के, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद उपेंद्र यादव। और उपेंद्र जी, आपसे सीधा ये जानना चाहेंगे कि जो आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, मकसद क्या है और क्या चाहते हैं आप? देखो, पिछले 3 साल से युवा बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक, शहीद स्मारक से लेकर बीकानेर तक, अजमेर तक, आरपीएससी, हाईकोर्ट, सचिवालय, बेरोजगार खून के आंसू रहे हैं। कभी पेपर लीक की वजह से, कभी लंबित भर्तियों की वजह से, कभी भर्ती परीक्षा न होने से, कभी परिणाम जारी कराने, कभी ज्वाइनिंग के लिए, कभी लाठियाँ खाई हैं, कभी पुलिस के धक्के खाए, अनशन के, दीपावली, दशहरा, कई त्यौहार उन्होंने धरनास्थल पर बनाए। तब युवाओं के नाम पर जो आवाज़ उठाने वाला, आप देख रहे हो कि काफ़ी नेता आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उस समय सब लोग चुप थे। अब कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो हर युवा जानना चाहते हैं कि कितने युवा हितैषी नेता है और कितने युवा विरोधी नेता है। सवाल यह है कि जिस प्रकार जो सरकारी जॉब है, अन्य राज्य के जो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ राजस्थान के अभ्यर्थियों को रोक लगा दी है। आप उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया आपको आनी चाहिए, बंगाल में बंगाली आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए, बिहार में स्पष्ट कह दिया कि वहाँ का बिहार का निवासी होना चाहिए। और हरियाणा राज्य ये करना जा रहा है कि 10-15 साल वहाँ का निवासी होगा, उसको सरकारी और प्राइवेट जॉब मिलेगी। राजस्थान में सामान्य श्रेणी में बाहर के लोग कितने भी आ सकते हैं। तो राजस्थान के बेरोजगारों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। अब 1 लाख भर्तियां आने वाली हैं जो जिनकी एग्जाम होनी है। ऐसे में बाहरी लोगों को रोका जाना जरूरी है। मैं बाहरी राज्यों के लोगों को विरोध नहीं कर रहा कि राजस्थान वालों को ले लीजिए, शामिल कर लीजिए। यदि राजस्थान वालों को नहीं ले रहे तो यहाँ उनका कोई अधिकार नहीं है। तो राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, इसलिए हमने एक अभियान की आज शुरुआत की है, युवा बेरोजगार हितैषी नेता, युवा बेरोजगार विरोधी नेता। एक अभियान की शुरुआत की जिसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी से मिलकर की है। शिक्षा मंत्री जी के पास बात रखी है, उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखिए। प्रमुख 4 मांग शामिल की है। पहली मांग, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दीजिए। दूसरी मांग, जो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र इतने आ रहे हैं, बहुत फर्जीवार से भी आ रहे हैं, उसके लिए भी कानून बने, उनको भी रोके। क्योंकि कानून नहीं बनेगा, आज भी मैं दावा कर रहा हूँ 10, 20, 50 हज़ार लोग तो फर्जी लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। लापरवाही है विभाग की, सरकार की, तो वो कानून बने। तीसरी बात, आपने घोषणा पत्र में डाला था कि बेरोजगारी भत्ता ऐसे देंगे, आज उनको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। 3500, 3,500, 4,000 रुपये आप दे रहे हो, उसके लिए भी कह रहे हो 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो बेरोजगार तैयारी करे या फिर इंटर्नशिप 4 घंटे के लिए बंधुआ मजदूरी करे, तो उस इंटर्नशिप को हटाया जाए। एक बेरोजगार आयोग की मांग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पहले भी बेरोजगार आयोग की मांग की तो नेताओं ने हमारे युवा साथियों को भ्रमित करने की कोशिश की। तो इसलिए मैंने पहले इसमें शर्त जोड़ दी है, युवा बेरोजगार आयोग की आवश्यकता इसलिए है
कि आज बेरोजगार कभी तो शहीद स्मारक बैठेगा, कभी बीकानेर, कभी आरपीसी चक्कर काटता है, कभी कोर्ट के चक्कर काटता है, कभी अधिकारी नहीं मिलता, कभी मंत्री नहीं मिलता, तो कई लोग हताश होकर जाते हैं। आज मुझे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करनी पड़ती है और उनके साथ मैं जाता हूँ खुद। तो यदि युवा बेरोजगार आयोग बन जाएगा प्रदीप जी, तो न तो उपेन्द्र यादव की आवश्यकता होगी, न राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। युवा बेरोजगार आयोग में आप जाके प्रार्थना पत्र देंगे, साहब मैं रीट का हूँ, मैं पटवारी का हूँ, मैं आरएस का हूँ, मैं राजस्थान पुलिस का हूँ, वहाँ फिर वो आयोग का अध्यक्ष जो बेरोजगारों से जुड़ा होगा, मैं तो लिखित में देने के लिए तैयार हूँ कि आयोग का अध्यक्ष मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं युवा बेरोजगारों के लिए जी रहा हूँ, युवा बेरोजगारों के लिए मांग कर रहा हूँ। क्योंकि ये भ्रमित करेंगे उपेन्द्र यादव युवा बेरोजगार आयोग की मांग इसलिए कर रहा है, अध्यक्ष बनना चाहते तो मैं स्टाम्प में देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेरोजगार भटके नहीं, धक्के नहीं खाए, बेरोजगार जाए वहाँ प्रार्थना पत्र लगाए, फिर वो अध्यक्ष जो रोज जो भर्ती अनुसार उनको बुलाए कि हाँ 5 लोग आ जाए, जो संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, बैठ के समस्या हल हो जाएगी कि तुम्हारी भर्ती में इतने दिन टाइम लगेगा, इस वजह से टाइम लगेगा, तुम्हारी भर्ती में ये कमी है, जो भी चीज़ है वो बेरोजगार को स्पष्ट कर दी, जिससे बेरोजगार जगह जगह ठोकरे नहीं खाए। आपने विप्र बोर्ड बना दिया ब्राह्मण समाज के लिए, आपने केसकला बोर्ड बना दिया, आपने मगरा बोर्ड बना दिया, आपने गोमंती जातीय बोर्ड बना दिया, अलग अलग जातियों से वोटने के लिए आपने जाति आधार पर बोर्ड बना दिया। जो सभी जाति के युवा है, सभी धर्म के युवा हैं जो भटक रहे, क्या उनके लिए युवा बेरोजगार आयोग नहीं होना चाहिए? आप अपनी बात कहाँ रखे? ये मांग मैं बेरोजगार के हित में कर रहा हूँ, जिससे न मेरी आवश्यकता पड़े, न बेरोजगार महासंघ की आवश्यकता पड़े। बेरोजगार सीधी अपनी बात रख सके, उनको माध्यम मिल सके, अपनी पीड़ा रख सके। ये प्रमुख 4 मांगों को लेकर तमाम जो 200 एमएलए हैं, जो सांसद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं ये वाजिब मांग है, तो आप हमारे युवाओं के समर्थन में लेटर लिखिए मुख्यमंत्री जी को, और आप सोशल मीडिया पे बोलिए, तो आप युवा हितैषी नेता हो, और आप इसमें समर्थन नहीं करते हो, आप युवा हितैषी नहीं विरोधी नेता हो। जो हमारा समर्थन नहीं करेगा युवाओं का, युवाओं के नाम पे जो राजनीति करेगा, तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया, उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये निश्चित है प्रदीप जी, 2023 में जो चाबी है ना, जीत की चाबी युवा है, और इस जीत की चाबी युवा को मनाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए अब धीरे धीरे बहुत लोग हो रहेंगे, युवाओं के नाम पे बोलेंगे। लेकिन अभी भी मैं नेताओं को एक मौका दे रहे हैं, भैया 3 साल में आपने ध्यान नहीं दिया, हम धरना प्रदर्शन लाठियां खा रहे थे, धक्के खा रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम एक मौका दे रहे हैं, खुले समर्थन में आए, कहे कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। जब 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे, तो आप बाहरी राज्यों वालों को क्यों दें? वोट राजस्थान का युवा देता है, इन एमएलए को वोट, सांसद को वोट राजस्थान का युवा देता है, तो फिर बाहरी राज्यों वालों को राजस्थान की भर्तियों में इतना मौका क्यों? आइए समर्थन, जो समर्थन में आ गया युवा हितैषी होगा, जो समर्थन में नहीं आया वो युवा विरोधी है। यह अभियान की शुरुआत आज हमने की है, मंत्री भजनलाल जाटव जी से मुलाकात की है, रामलाल शर्मा जी से की है, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी जो तमाम एमएलए है, सांसद है, सबसे मुलाकात करेंगे, पत्र लिखवाएंगे, समर्थन मांगेंगे, और समर्थन मिलने के बाद उन पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो या डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे मांग करेंगे। जब सब लोग हमारे इस अभियान में साथ है, तो इस 4 मांगों को पूरा करके प्रदेश के बेरोजगार राहत प्रदान कीजिए। इन तमाम मांगों को लेकर आज हमने अभियान की शुरुआत की है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आपने कहा कि हितैषी और विरोधी नेता 2 कैटेगरी में आपने बांट दिया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एमएलए या कोई भी मंत्री विरोध वाली कैटेगरी में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि सीधी आप लोगों की चेतावनी कि 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर उन्हें फिर उनके विधानसभा इलाके में उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि लेटर देना और आपके सामने हाँ करना, ये तो ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वाकई जो मूल रूप से जो काम होना चाहिए वो होगा या नहीं होगा? देखो, जो लेटर हमें उनसे प्राप्त होंगे समर्थन के, उनसे निवेदन भी करेंगे। जैसे रामलाल शर्मा जी ने सोशल मीडिया के लिए वीडियो डाला, और से भी कहेंगे आप भी सोशल मीडिया पे वीडियो डालिए, समर्थन का आप लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखिए, और फिर उसके बाद जब 200 एमएलए और तमाम सांसदों से हमें समर्थन मिलेगा, उसके बाद हम राजस्थान या जयपुर में एक बड़ा आयोजन करेंगे, युवाओं को बुलाएंगे और तमाम एमएलए को बुलाएंगे कि आप हमारे इस धरना शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होइए और हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के पास चलिए। तो वो एक आगे की रणनीति है। पहला हमारा चरण है, जो पहले चरण में समर्थन लेना, दूसरा चरण में अलग रणनीति होगी, तीसरा चरण में यदि दोनों चरणों में वो हमारा साथ नहीं धोखा गया तो तीसरे चरण में सुपड़ा साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे, जो नेता होगा उसको बेरोजगार कर देंगे जो साथ नहीं आएगा। तो अलग अलग चरणों के हिसाब से राजनीति हमने तय की है, लेकिन ये निश्चित है युवा 2023 के चुनाव की चाबी होगी। अब ये चाबी किसको चाहिए? युवा विरोधी को चाहिए या हितैषी को चाहिए? उनको तय करना होगा, कौन युवा के साथ है, कौन विरोध में, वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं वो सब साथ रहेंगे आपके दिखाने के लिए। तो नहीं, बढ़िया ना, साथ रहेंगे तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर काम करवाएं, बढ़िया ना।
यदि मान लीजिए 2023 के समीकरण अलग होंगे, अभी कई राजनीतिक पार्टियां और एंट्री कर रही है, तमाम युवा निर्णय लेंगे कि भैया कोई लिखित में स्टाम्प पे दे दे कि बोले हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे, या वर्तमान सरकार कह दे कि हम करने के लिए तैयार, तो उस समय जो समीकरण बनेगा, मैंने बताया ना, पहला चरण ये है, उसके बाद सेकंड चरण होगा, उसके बाद थर्ड चरण होगा। तो हम पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि रणनीति बड़ी घातक है। इस रणनीति में इन नेताओं को साथ देना ही पड़ेगा, युवाओं को भलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मांगे नहीं मानी। 4 मांगे हैं, हमने लंबी नहीं भर्तियां नहीं जरूरी, वो तो कॉमन है, वो तो धरना प्रदर्शन हम संघर्ष करके करवा लेंगे, लेकिन ये 4 मांगे, क्योंकि बाहरी राज्यों का कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने का मुद्दा सरकारी और प्राइवेट दोनों भर्तियों की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अन्य राज्य कर रहे हैं, 20-21 राज्य, आप बिहार की विज्ञप्ति देखोगे, इसमें लिखा हुआ बिहार का निवासी हो, हरियाणा करना जा रहा है, तो फिर वोट कौन है? इनको एक ही बात सवाल पूछे, आप भी मीडिया में जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ तो आप भी पूछना कि आपको वोट यूपी बिहार वाला देता, कौन देता है, तो आप वो बता देगा राजस्थान वाला देता है, फिर साथ क्यों नहीं दे रहे? तो अभी धीरे धीरे लेटर लिखेंगे, समर्थन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सबके दिल है, सब में मानवता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। जब उनको हम कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि आज हमारे बेरोजगारों का अधिकार मारा जा रहा था, आज बेरोजगार भटक रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अच्छा बयान है, यह अभियान बहुत अच्छा है, बेरोजगारों के हित में, उपेन्द्र यादव के हित में नहीं है, ये बेरोजगारों के हित में। उपेन्द्र यादव ने तो स्पष्ट कह दिया कि बेरोजगार आयोग का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नहीं बनेगा, स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार है, और किसी भी शिक्षित बेरोजगार को, जो पीड़ित बेरोजगारों की समस्या जानते हैं, उसको बनाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बेरोजगार भटके नहीं, वो कहीं भी जाए और अपनी पीड़ा रख सके, समस्या का निस्तारण हो। बेरोजगार को जानने का अधिकार है कि मेरी भर्ती क्यों नहीं हो पा रही, मेरी भर्ती कब होगी, मुझे ज्वाइनिंग कब मिलेगी, मैं अपनी पीड़ा कहां रखूं, तो उसको जानने का अधिकार है। जब आमने सामने अधिकारी मंत्री सब होंगे, तो आज बेरोजगार जीता कर, सत्ता में लाकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और जाति अनुसार वो बोर्ड बना रहे हैं, वो अपनी तो बात मनवाने के लिए जाति अनुसार वोटों की राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और जब युवा जो सारे समाज के सारे धर्म के साथ मिलकर सत्ता में लाते हैं, आज वो भटके हुए आज घूम रहे हैं, आज दुखी हैं, तो वो अपनी बात जान सके और अपने अधिकारों का वो पता लगा सके, इसलिए वो बेरोजगार युवा आयोग की आवश्यकता सख्त है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में सियासत करने वाले नेता, विधायक, मंत्री, इन तमाम लोगों पर एक सीधी सीधी चेतावनी, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की चेतावनी कि अगर वो उनका साथ नहीं देते, वो उनकी परेशानियों को दूर नहीं करते, वो उनकी शिकायतों को हल नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल जब 2022 के बाद 2023 आएगा, कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे और जब चुनाव का मौका होगा, तो इन नेताओं के लिए भी एक बड़ा चुनौती वाला मसला ये होगा कि अगर बेरोजगार नेताओं से नाराज हुए तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की जो शक्ति है वो सियासत में बहुत कुछ कर सकती है। और जैसा कि उपेन्द्र का कहना है कि केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं, कुछ और भी दल राजस्थान में जब दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सियासत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए और अभी तक की जो परंपराएं राजस्थान में चल रही है उनमें भी कोई ऐसा लैकुना छूट जाए कि सियासत की जो यहाँ की जो राजस्थान की जो तस्वीर है वो भी कुछ बदल जाए, कुछ नए रूप में सामने आए। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए जाहिर सी बात है कि चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को एकजुट होना चाहिए ताकि राजस्थान के बेरोजगारों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि वो भी उन्हीं की जनता है और ये उन्हीं की सरकार है। नमस्कार।